हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारे सोर्सेज हैं उनके क्या क्या हजार्ड्स होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, प्लस कंजर्वेशन ऑफ मिनरल को लेके हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, यानी कि माइनिंग के क्या क्या हजार्ड्स होते हैं। माइनिंग आपको पता ही है, किसी भी मिनरल को निकालने के लिए जिस प्रोसेस का यूज किया जाता है दैट इज माइनिंग। सो उसने बोला है, हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट द एफर्ट्स द माइनर मेक इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल फॉर यू। यानी आपने कभी सोचा है कि माइनर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए जो लाइफ है वो कंफर्टेबल बनाने के लिए। वट आर द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द माइनर एंड द इन्वायरमेंट। यानी कि जो लोग माइनिंग करते हैं उनकी हेल्थ पे क्या अफेक्ट पड़ता है और इन्वायरमेंट पे क्या अफेक्ट पड़ता है माइनिंग की वजह से। The dust and noxious fume inhaled by miners make them vulnerable to pulmonary diseases. So सबसे पहला पॉइंट क्या है कि उन लोगों को जो डस्ट निकलती है और हार्मफुल गैसेस निकलती हैं उससे काफी ज्यादा चांसेस होते हैं पल्मोनरी यानी कि लंग से रिलेटेड डिसीज होने के। The risk of collapsing mine roofs, inundation and fires in coal mine are a constant threat to miners. मतलब कई बार क्या होता है ना, कोई चीज बहुत ज्यादा भर गई, मतलब माइन रूफ्स हो गया, या फिर हम बोले कि वो चीज अंडेशन मतलब होता है काफी ज्यादा एक्सेस में होना, फ्लडिंग होना। तो वो सारी चीजें इकट्ठी बहुत ज्यादा हो जाना, फायर वगैरह हो जाना, ये सारे थ्रेट्स हैं, खतरे हैं जो एक माइनर को फेस करने पड़ते हैं। द वाटर सोर्सेज इन द रीजन गेट कंटेमिनेटेड ड्यू टू माइनिंग, क्योंकि वहां पे पानी का यूज होता है तो वहां के आसपास के जो माइनर जो वाटर सोर्सेज है ना वो माइनिंग की वजह से खराब हो जाते हैं। डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड सॉइल एंड इंक्रीज इन स्ट्रीम एंड रिवर पोल्यूशन। कई बार अब जो वेस्ट निकला है उसको आसपास की जगहों पे ही लोग डंप कर देते हैं, बहुत दूर तो लेके नहीं जाएंगे। तो वेस्ट को डंप करना, वो जो स्लरी है जो बनी है जिसकी वजह से पूरा का पूरा लैंड डिग्रेड हो जाता है, सॉइल एंड इंक्रीज इन स्ट्रीम एंड रिवर पोल्यूशन, तो सब चीजों पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपने माइनिंग वाला एरिया देखा हो तो आपने देखा होगा वहां पे सारे प्लांट्स ना बिल्कुल खराब हो जाते हैं। सो दीज आर द वेरियस हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। यहाँ पे कई आर्टिकल्स दिए हुए हैं। सो कोल यूनिट फाइन ₹300 करोड़ इन डैमेजेस, मतलब कितना नुकसान हुआ है उनकी वजह से। 50% ऑफ कोल बेल्ट माइंस अनसेफ हैं। सेफ्टी स्टैंडर्ड वर नॉट इन प्लेस, अगर किसी की कोई डेथ भी हो जाती है तो लोगों को, मतलब माइनर्स जो होते हैं उनको बस ऐसे हर्जाना दे देते हैं, लेकिन उनकी तो लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। प्लस फायर भी लग सकती है, तो कोल माइंस में आग लगने के भी पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है। Now, stricter safety regulations and implementation of environmental laws are essential to prevent mining from becoming a killer industry. बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की ज़रूरत है, क्योंकि जो कंपनियां अगर निकाल रही हैं कोल वगैरह या पेट्रोलियम या कुछ भी, वो लोगों को केवल अपना प्रॉफिट दिखता है, उनको एक दो जनों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो कंपनसेशन में 2-3 लाख रुपए दे देंगे बस। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी रेगुलेशंस की ज़रूरत है ताकि जो लोगों की डेथ हो रही है, जो उनको इतना खतरा है, वो ना। ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वी ऑल अप्रिशिएट द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल डिपॉजिट एंड द सब्सटेंसेज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम देम। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर इस बात को मानते हैं, मतलब अप्रिशिएट करते हैं कि काफी ज्यादा हमारी इंडस्ट्री पे डिपेंडेंस है या फिर एग्रीकल्चर पे, और जो मिनरल डिपॉजिट है और जो भी सब्सटेंस हम इन मिनरल से या फिर इनसे चीजों से बनाते हैं। The total volume of workable mineral deposit is an insignificant fraction 1% of the earth crust. मतलब इसने क्या बोला कि टोटल वॉल्यूम जितना वर्केबल मिनरल डिपॉजिट है वो बहुत ही थोड़ा सा है, अर्थ क्रस्ट का 1%। हम लोग बहुत जल्दी से कंज्यूम कर रहे हैं मोस्टली मिनरल रिसोर्सेस को, जिसको इतने सारे साल लग गए बनने के लिए, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स जिस चीज को बनने के लिए लग गए, हम उसको इतनी जल्दी जल्दी यूज कर रहे हैं। The geological processes of mineral formation are so slow that the rates of replenishment are infinitely small in comparison to the present rate of consumption. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसने क्या बोला, सपोज किसी चीज को बनने के लिए अगर हम बोल रहे हैं कि इतने साल लग रहे हैं, मेनी ईयर्स लग रहे हैं, ठीक है, इतने साल लगे, तो अब आप उस चीज को रिप्लेनिश मतलब वापस बनने में भी तो कितने साल लगेंगे। तो इतने साल लग के जो चीज बनी है हम उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन हम उसको इतनी जल्दी यूज कर रहे हैं कि कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाएगी, बचेगी नहीं। मिनरल रिसोर्सेज आर देयरफॉर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल। जो मिनरल रिसोर्सेज होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं।
रिच मिनरल डिपॉजिट आर अवर कंट्री एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्ट लिव पोजेशन। जो हमारी कंट्री का वन ऑफ द मोस्ट मतलब वैल्यूएबल पोजेशन है वो है मिनरल डिपॉजिट, जिससे हम लोग मिनरल्स निकाल रहे हैं, काम की चीजें निकाल रहे हैं। लेकिन इसने एक और चीज लिख दी कि ये शॉर्ट लिव पोजेशन है। व्हाट डज दैट मीन? क्योंकि भाई इतना जल्दी जल्दी यूज हो रहा है कि बचेगा ही नहीं फ्यूचर जनरेशन के लिए, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल है लेकिन शॉर्ट लिव पोजेशन है। Continued extraction of ores lead to increasing cost as mineral extraction comes from greater depth along with decrease in quality. इसने क्या बोला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर बार बार हम लोग किसी भी ओर को एक्सट्रैक्ट करे जा रहे हैं, ठीक है, तो कॉस्ट भी बढ़ जाती है। जो चीज बिल्कुल पास से मिल गई, आराम से मिल गई, उसकी कॉस्ट कम है। लेकिन जितना ज्यादा आप मतलब ज्यादा एक्सट्रैक्ट करोगे किसी चीज को, बहुत ज्यादा, तो क्या होता है ना, ग्रेटर डेप्थ के साथ जितना ज्यादा गहराई में जाके आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, उससे क्वालिटी भी कम हो जाती है, प्लस मेहनत भी डबल हो जाती है। तो बहुत ज्यादा अगर हम किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कुछ टाइम बाद उसके प्राइसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे। Concentrated effort has to be made in order to use our mineral resources in a planned and sustainable manner. उसने क्या बोला, एक कंसर्न मतलब एक कॉन्सर्टेड एफर्ट, मतलब एक मिला जुला के एक ऐसा एफर्ट बनाना पड़ेगा ताकि हम उसको एक प्लान्ड और सस्टेनेबल बैनर्स में यूज करें। सस्टेनेबल वर्ड का मतलब ही ये होता है कि आप उस किसी भी चीज को ऐसे यूज करो कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे, उनके भी काम, मतलब आप थॉट से, ऐसे नहीं कि बस यूज कर लिया, थोड़ा सोच की चीजों को यूज करो। Improved technologies need to be constantly evolved to allow use of low grade ores at low cost. ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज की हमको जरूरत है ताकि क्या हो, यूज ऑफ लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट। मतलब हमारे को क्या चाहिए ना, हम क्या कर सके, जो बहुत ज्यादा अच्छे कोर्स नहीं है उनको लो कॉस्ट से हम उसको यूज कर सके, मतलब कम पैसे लगा के कम अच्छे ओर्स में से हम चीजों को यूज कर सके। तो उसके लिए हमें बेटर टेक्नोलॉजी की जरूरत है। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स यूजिंग स्क्रैप मेटल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। जरूरत है कि चीजों को रिसाइकिल किया जाए। अब मेटल्स है, आयरन अगर वेस्ट हो गया तो फेंकने की जगह उसको रिसाइकिल करिए, ऐसे स्क्रैप मेटल की तरह यूज करिए। एंड अदर सब्सटीट्यूट आर स्टेप्स इन कंजर्विंग अवर मिनरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। मतलब और चीजें सब्सटीट्यूट ढूंढो। सब्सटीट्यूट मतलब अगर ये कोल यूज कर रहे हैं तो कोल की जगह और किस तरह से एनर्जी मिल सकती है, सब कुछ सोचना पड़ेगा तभी काम होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। नाउ एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड है सारी एक्टिविटीज के लिए। इट इज नीडेड टू कुक, टू प्रोवाइड लाइट एंड हीट, टू प्रोपेल व्हीकल्स एंड टू ड्राइव मशीनरी इन इंडस्ट्री। एनर्जी की जरूरत हर जगह पर हर एक्टिविटी के लिए है, चाहे खाना बनाना हो, चाहे लाइट बनानी हो, हीट प्रोड्यूस करनी हो, व्हीकल्स को चलाना हो, प्रोपेल मतलब टू ड्राइव और टू पुश समथिंग, तो उसको चलाना हो, किसी भी चीज के लिए वी नीड एनर्जी। एनर्जी को हम लोग जनरेट कर सकते हैं फ्यूल्स मिनरल से, मतलब ये फ्यूल मिनरल होते हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। सो वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब हमें अर्थ से मिलता है। एनर्जी रिसोर्सेज को हम लोग क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट में। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। इसको मार्क कर देती हूँ, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज के अंदर हमारे वो चीजें आती हैं जो नॉन रिन्यूएबल होती है, वापस से रिन्यू नहीं हो सकती, जैसे फायर वुड, कैटल डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अगर खत्म हो गया तो खत्म हो ही जाएगा ना। सो ये आपका मोस्टली जो है कन्वेंशनल जो सोर्स आता है, इसमें मोस्टली आपके नॉन रिन्यूएबल आ जाते हैं। लेकिन नॉन कन्वेंशनल में आ गए जो अभी तक इतने टाइम से, मतलब एक तो कन्वेंशनल का वैसे इंग्लिश में ये मतलब होता है जो पुराने तरीके हमारे चलते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल मतलब सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी जो यूज हो सकती है एंड इट इज रिन्यूएबल, वापस हम इसको यूज कर सकते हैं। इट इज द रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। फायरवुड एंड कैटल डंग केक आर मोस्ट कॉमन इन रूरल इंडिया, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, फायरवुड और कैटल डंग जो होता है मतलब गाय का, किसी का भी गोबर, वो बहुत कॉमन है रूरल इंडिया के अंदर, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर का बहुत सारा काम है। तो वहां पे जितने भी ये एनिमल्स होते हैं इनको भी यूज किया जाता है फॉर डेयरी एंड अदर पर्पज। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, मोर देन 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट इन रूरल हाउस होल्ड इज मेट बाय दीज टू। मतलब एक एस्टिमेट के अराउंड 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट जो रूरल एरियाज में पूरी करी जाती है, वहां के लोगों की जरूरत फायरवुड और कैटल डंग केक से मतलब पूरी की जाती है। कंटिन्यूएशन ऑफ दिस इज इंक्रीजिंगली बिकम डिफिकल्ट ड्यू टू डिक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया। इसको अभी
थोड़ा सा यूज करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है फायरवुड वगैरह को यूज करना, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया बहुत डिक्रीज हो गया। पहले फॉरेस्ट बहुत हुआ करते थे तो आराम से लकड़ी मिल जाती थी, लेकिन अब वो चीज नहीं है। अब लकड़ी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि फॉरेस्ट बहुत छोटे हो रहे हैं। Moreover, using dung cake too is being discouraged because it consumes most valuable manure which could be used in agriculture. तो कई लोग डिस्करेज करते हैं कि भाई ये डंग केक भी यूज मत करो किसी भी फ्यूल के लिए। ठीक है, एक तो ठीक है पोल्यूशन जो फैलता है सो फैलता है, प्लस वो कहते हैं कि इससे हमारा मिन्योर, इससे खाद बन सकती है। वो खाद नहीं बन पा रही है क्योंकि हम उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सॉरी, सो दीज आर द डिफरेंट जो अभी हमने डिस्कस करे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। अब हम लोग पहले कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। नाउ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। कोल, इन इंडिया कोल इज द मोस्ट एबेंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। मतलब सबसे एबेंडेंट होता है कोई चीज जब बहुत ज्यादा अमाउंट में, जैसे हवा में एटमॉस्फेयर में द मोस्ट एबेंडेंट गैस इज नाइट्रोजन, वैसे ही इंडिया में कोल ऐसा एक फ्यूल है जो सबसे ज्यादा एबेंडेंट है, सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ये एक पूरी नेशन की एनर्जी नीड को पूरा करता है। इट प्रोवाइड्स अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द नेशंस एनर्जी नीड। ये यूज होता है पावर जनरेशन के लिए, टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्रीज एज वेल एज फॉर द डोमेस्टिक नीड। मतलब हमारी पावर प्रोड्यूस होती है इसकी हेल्प से, एनर्जी की सप्लाई के लिए, इंडस्ट्री के लिए और डोमेस्टिक नीड्स के लिए इसको यूज किया जाता है। इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट। यानी कि इंडिया जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है किसके ऊपर, कोल पर, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। As you are already aware that coal is formed due to compression of plant material over millions of years. आपको ऑलरेडी पता होगा कि कोल फॉर्म होता है किसकी वजह से, कंप्रेशन की वजह से प्लांट मटेरियल। मतलब क्या होता है ना, जो वेजिटेशन है या किसी जमाने में जो फॉरेस्ट थे जब वो दब गए तो हाई टेम्परेचर, प्रेशर, इस सब की वजह से वो कन्वर्ट हो गए कोल में, लेकिन इस चीज को बहुत ज्यादा टाइम लगा। ऑल्सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, लेकिन दिस इज लाइक वेरी टाइम टेकिंग। ठीक है, कोल therefore is found in variety of forms depending on the degree of compression and depth. तो ऐसा नहीं कि एक ही तरह का कोल मिलता है, अलग अलग तरह के कोल मिलते हैं, और वो किस वजह से अलग अलग होते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि कितना कंप्रेशन पड़ा, कितनी डेप्थ थी, इससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, कितने टाइम में ये इसको बरी किया गया। डिकेइंग प्लांट इन स्वैम्प प्रोड्यूस पीट। यानी इसने क्या बोला कि जो प्लांट थोड़े से डिके हो रहे होते हैं स्वैम्प में, पानी भरे हुए एरिया में जहां मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, वहां पे वो बनाता है पीट। पीट सबसे लोएस्ट क्वालिटी का कोल माना जाता है, या फिर उसको कई बार लोग कोल भी नहीं मानते, उसको बोलते हैं कि भाई ये तो प्रिकर्सर है कोल का, मतलब कोल बनेगा फ्यूचर में। तो इसके अंदर, पीट के अंदर, वैसे अगर हम कोल मान के चलते हैं, कोल के अंदर बहुत लो कार्बन कंटेंट होता है। अच्छा, ये बात आपको दिमाग में रखनी है, जब भी किसी चीज का कार्बन कंटेंट लो होगा तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर सकता, क्योंकि लो कार्बन है और हाई मॉइस्चर है तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो पीट इज द लोएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। इसके बाद लिग्नाइट की बात करते हैं। लिग्नाइट भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बट इट इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल। ये जो होता है ना, सॉरी, ये ब्राउन कोल की कैटेगरी में आता है। इट्स अ लो ग्रेड ब्राउन कोल, ब्राउन कलर का होता है, जो कि सॉफ्ट होता है और इसके अंदर भी मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, गीलापन बहुत ज्यादा होता है। The principal lignite reserves are in Neyveli in Tamil Nadu and are used for generation of electricity. तो लोकेशन भी दे दी कहाँ पे प्रेजेंट है, ये यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में, लेकिन दिस इज नॉट वेरी गुड क्वालिटी ऑफ कोल। कोल दैट हैज बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर इज बिटुमिनस कोल। जो कोल है जिसको काफी हद तक डीपली मतलब बेरी कर दिया और उस पर काफी ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, उसको हम बोलते हैं बिटुमिनस कोल। ठीक है, ये सबसे पॉपुलर कोल है कमर्शियल यूज के लिए। इट इज द मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज, यानी कि सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है और इससे कई सारे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं कोल के, कोक, कोल टार, अलग अलग चीजें। मेटलर्जिक कोल इज हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल विच हैज अ स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस। मतलब मेटलर्जिक कोल का मतलब होता है जिसका यूज होगा मेटलर्जी में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। तो इसकी अपने आप में एक अलग वैल्यू है, क्योंकि जब आयरन को उसके ओर में से निकाला जाता है ब्लास्ट फर्नेस की हेल्प से, तो यहाँ पे ये कोल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इसकी अपने आप में एक अलग ही वैल्यू है। उसके बाद आ जाता है एंथ्रासाइट। इट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, यानी कि सबसे बड़ा कोल, बड़ा इन द सेंस सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट इसके अंदर होता है, काफी अच्छा और हार्ड होता है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, इसमें नहीं होता ऑलमोस्ट। In India, coal occurs in rock series of two main geological ages, namely Gondwana
लिटिल ओवर 200 मिलियन ईयर्स इन एज। तो इसने क्या बोला कि जो कोल है वो रॉक सीरीज में दो मेन जियोलॉजिकल एजेस से ये जो है रॉक बनी है उसमें एग्जिस्ट करता है, गोंडवाना में जो अराउंड 200 मिलियन ईयर्स से पहले बनी थी, एंड टर्शरी डिपॉजिट जो अराउंड 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। जो मेजर रिसोर्सेज हैं गोंडवाना कोल के विच आर मेटलर्जिक कोल आर लोकेटेड इन दामोदर वैली, मतलब जिससे हम लोग मेटलर्जिक कोल निकालते हैं मोस्टली बिटुमिनस कोल, वो जिसका जो मेन रिजर्व है वो दामोदर वैली वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। ठीक है, यहाँ पे कोल फील्ड आपको दिख ही रहा होगा, इधर शो कर रखी है, देखिए वेस्ट बंगाल की साइड में भी है और आपका इधर की तरफ बीच में थोड़ा सा मतलब अलग अलग एरिया में वो दिखा रखा है कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, सो यू कैन सी कोल माइंस कहाँ कहाँ पर है। झरिया कोल माइंस भी बहुत फेमस है, वन ऑफ द बिगेस्ट कोल माइंस के कैटेगरी में आती हैं ये। ठीक है, सो झरिया रानीगंज बोकारो, सॉरी झरिया रानीगंज बोकारो, ये कुछ इंपॉर्टेंट कोल फील्ड हैं। द गोदावरी, महानदी, सन एंड वर्धा वैली ऑल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट। तो ऐसा नहीं कि वो इकलौती ऐसी हैं, और भी कई जगह हैं जैसे कि गोदावरी, महानदी, सन एंड वर्धा वैली जहां पे आपको कोल डिपॉजिट और मिल जाएंगे। टर्शरी कोल अकर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। टर्शरी कोल कहाँ पे मिल रहा है? इन सब जगहों पे आपको टर्शरी, यहाँ पे पढ़ा था ना, दो जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है मोस्टली, एक गोंडवाना हो गया, एक टर्शरी कोल डिपॉजिट्स हो गए, तो ये टर्शरी डिपॉजिट की बात हो रही है। ये बात याद रखनी है कि कोल इज अ बल्की मटेरियल, ऐसा नहीं है कि हल्का सा एक जगह पे फिट हो गया, इट्स अ बल्की मटेरियल जो लूज करता है वेट जब आप उसको यूज करते हो, एंड फाइनली वो एश में कन्वर्ट हो जाता है। हेंस हेवी इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशंस आर लोकेटेड ऑन और नियर द कोल फील्ड। तो ऐसी जगह जहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो काफी हद तक कोल फील्ड के पास लोकेटेड होते हैं। दिमाग में ये बात रखनी है कि इनकी ट्रांसपोर्ट में भी तो बहुत मेहनत लगती है, और ऐसा तो नहीं है कि 2-4 ट्रक में जाएगा, बहुत सारा कोल ट्रांसफर होता है। सो इन सब चीजों के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड ये सारी चीजें जो भी ट्रांसफर होती हैं ये हमारी उसी एरिया मतलब उसके आसपास ही कोल फील्ड मिल जाती है जहां पे इनको बनाया जाता है। ठीक है, नाउ इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पेट्रोलियम। इस वाले पार्ट में हमने कोल को रिवाइज कर लिया था, क्विक रिवीजन करा देती हूँ। सबसे पहले तो कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा और हिजार्ड्स ऑफ माइनिंग के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने पढ़ा एनर्जी रिसोर्सेज जो है कन्वेंशनल होते हैं, नॉन कन्वेंशनल होते हैं। कन्वेंशनल में कोल के बारे में पढ़ा, 4 तरह का कोल है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, जिसके अंदर आपके टर्शरी डिपॉजिट्स भी हैं, और एक गोंडवाना कोल है जहां पे आपको सारे डिपॉजिट्स मिलते हैं। उसके अलावा आपको ये भी बताया गया है कि वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है। नाउ लेट्स कम टू पेट्रोलियम। जैसे कोल बनता है प्लांट्स के, ट्रीज के, फॉरेस्ट के दबने से, उस पर प्रेशर पड़ने से, वैसे ही पेट्रोलियम कैसे बनता है? जब मेरीन मतलब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जब मरते हैं और वो दब जाते हैं पानी के अंदर, धीरे धीरे फिर वो पानी चेंज हो जाता है नॉर्मल एरियाज में, तो वो इसके नीचे जो मिलता है पेट्रोलियम। तो अब आप सोचोगे कि यहाँ पे पेट्रोलियम तो बहुत ड्राई एरियाज में मिल रहा है जहाँ पे पानी नहीं है, लेकिन वो एक टाइम पे वहां पे कभी पानी था जिस वजह से इतने सालों के बाद अब वहां पे हमें पेट्रोलियम मिल रहा है। ठीक है, पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज द नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल। मतलब कोल के बाद जो नेक्स्ट ऐसा एनर्जी सोर्स है जिससे हम एनर्जी बनाते हैं वो पेट्रोलियम है। ये फ्यूल प्रोवाइड करता है हीट और लाइटनिंग के लिए, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। फंक्शन दे रखे हैं, बहुत सारे पर्पज होते हैं। इनफैक्ट हमारी पूरी प्लास्टिक इंडस्ट्री, हमारी इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में जो रॉ मटेरियल्स निकलते हैं उस टाइम पे वो चीजें बनती हैं। कैरोसिन, डीजल, एलपीजी, एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज अ नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्री। वही बात बोल रही हूँ, नोडल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? कोई चीज जिसके उसके बेस पे सारी चीजें डिपेंडेंट है, मतलब ऐसी कि उस नोडल इंडस्ट्री के आसपास बाकी इंडस्ट्री डेवलप करती है। तो अगर पेट्रोलियम का रॉ मटेरियल नहीं निकलेगा तो वो इंडस्ट्री डेवलप नहीं करेंगी। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम अकरेंसेस इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद एंटीक्लाइन्स एंड फॉल्ट ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशन ऑफ द टर्शियरी एज। सो बेसिकली होता क्या है ना, जैसे बहुत सारी रॉक्स होती हैं, तो सपोज ऐसे हमारा ये इस तरह से हो गया, ठीक है, ये वाला जो होता है ना ऊपर उठा हुआ पार्ट, इसको एंटीक्लाइन बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एंटीक्लाइन। और ये वाले जो एरिया होते हैं इसको बोलते हैं सिनक्लाइन। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि कई सारा, एक सेकंड रुकिए, सो मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम अक्रेंसेस इन इंडिया, ये सब एसोसिएटेड है एंटीक्लाइन से एंड फॉल्ट ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशन। फॉल्ट ट्रैप्स होते हैं जो बीच बीच में जगह होती है जहां पे ये सेट होते हैं,
ठीक है। इन रीजन्स ऑफ फोल्डिंग, एंटीक्लाइम्स और डोम्स, इट अकर्स वेयर ऑयल इज ट्रैप्ड इन द क्रेस्ट ऑफ द अपफोल्ड, यानी कि बेसिकली लेयर्स होती है, ठीक है। फोल्डिंग, एंटीक्लाइम्स, डोम्स, ये तो ऐसे उठे उठे पार्ट है, लेकिन बीच बीच में जो जगह होती है वहां पे ऑयल ट्रैप होता है, पेट्रोलियम ट्रैप होता है। और ये जो होती है ना ऑयल बेयरिंग लेयर, पोरस लेयर होती है, किसकी? पोरस लाइमस्टोन या फिर सैंडस्टोन होती है, जिससे ऑयल फ्लो कर पाता है, ठीक है। ऑयल को ऊपर ज्यादा ना उठे, वो किसकी वजह से होता है? वो क्योंकि बीच में नॉन पोरस लेयर्स होती हैं जो बाहर नहीं आने देती ऑयल। सो ये बेसिकली थोड़ा सा ज्योग्राफी वाला पार्ट थोड़ा सा इमेजिन करके थोड़ा देखने वाला है, आप समझोगे तब ज्यादा अच्छे से। बट मोस्टली याद रखिएगा कि जो पेट्रोलियम होती है ना, अलग से कुछ स्टेन्स होती हैं, मतलब कुछ ऐसी गैप्स में होती है। इनफैक्ट जो पेट्रोलियम के बीच साथ में मिलती है दैट इज नेचुरल गैस, अभी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। नेचुरल गैस पेट्रोलियम के थोड़ा ऊपर अलग से भी मिलती है, पर मोस्टली उसके ऊपर भी पाई जाती है। तो ये सब आपको नीचे मिलेगा काफी, और आपको एंटीक्लाइन का स्ट्रक्चर मैंने हल्का सा आइडिया दे ही दिया है। पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक, जो ट्रैप्स होते हैं बीच में जगह जो होती है वहां पे पेट्रोलियम मिलता है। गैस बीइंग लाइटर, यानी कि गैस क्योंकि हल्की होती है तो वो ऑयल के मतलब वो यूजुअली ऊपर की तरफ आ जाती है। बीइंग लाइटर यूजुअली अकर अबव द ऑयल, ठीक है। तो मतलब अगर हम ऑयल की बात कर रहे हैं, अच्छा एक चीज और, कोई आपको क्रूड ऑयल बोलता है तो क्रूड ऑयल इज सेम एज पेट्रोलियम, तो क्रूड ऑयल यहाँ पे जो ऑयल यूज कर रहे हैं वो पेट्रोलियम के लिए यूज कर रहे हैं, तो गैस जो है वो ऑयल के ऊपर मिलती है, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि ये ऑयल कहां से आ गया। मुंबई हाई, गुजरात एंड असम आर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज इन इंडिया। फ्रॉम द मैप लोकेट द 3 मेजर ऑफ शोर फील्ड्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। Ankleshwar is the most important field of Gujarat. Assam is the oldest oil producing state of India. Digboi, Naharkatia and Moran Hugrijan are the important oil fields in the state. तो इसने ये बता दिया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें मिल रही है। तो पहले उसने बोल दिया कि मुंबई हाई, गुजरात, असम ये मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरिया है। इसको मैं मार्क कर देती हूँ ताकि जब आप रीड करो तो आपको उस टाइम पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उसने बता दिया अंकलेश्वर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है, असम क्या है एंड दिग्बोई क्या है, इसके बारे में आपको पता चल ही गया। ओके, नाउ नेचुरल गैस की बात करते हैं। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। इसने क्या बोला है, एक सेकेंड रुकिए। नेचुरल गैस मिलती है पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ एंड रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस, ठीक है। मतलब कि वो मिलती पेट्रोलियम के साथ ही है, जब हम क्रूड ऑयल को लाते हैं तब ये रिलीज होती है। अच्छा, कई बार थोड़ा अलग भी डिपॉजिट मिल जाते हैं, बट मोस्टली अबव द पेट्रोलियम। नेचुरल गैस इज फाउंड अबव द पेट्रोलियम। ये यूज हो सकती है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल के अंदर, ठीक है, इंडस्ट्रीज में, घरों में। इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन पावर सेक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसका जो काम है पावर सेक्टर्स में भी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, हीटिंग पर्पस के लिए इंडस्ट्रीज में, एज रॉ मटेरियल इन केमिकल, पेट्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो बहुत सारे मतलब इंडस्ट्रीज में इसका काम है। एज ट्रांसपोर्ट फ्यूल एंड एज कुकिंग फ्यूल, तो मल्टीपल यूजेस आर देयर फॉर नेचुरल गैस, ठीक है। विद द एक्सपेंशन ऑफ गैस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोकल सिटीज गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सीओडी बोला गया है उसको, किसको? कैश ऑन डिलीवरी नहीं है क्या, यहाँ पे आपका जो सीओडी है उसको बोला गया है। बेसिकली ये क्या है? सिटी का आपका जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। नेचुरल गैस इज ऑल्सो इमर्जिंग एज अ प्रिफर्ड ट्रांसपोर्ट फ्यूल, सीएनजी एंड नेचुरल फ्यूल। देखो अब मैं आपको ना एक छोटी सी बात बताने वाली हूँ जिसको आपको ध्यान से सुनना है। एलपीजी अलग, जो हमारे घर के सिलेंडर्स में यूज होती है, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, जो कि हमारी मिलती है हमको पेट्रोलियम के टाइम पे, जब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं क्रूड ऑयल की, तब निकलती है, ठीक है। सीएनजी अलग है। सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस है, क्योंकि बहुत क्लीन फ्यूल होती है, यानी कि पोल्यूशन नहीं क्रिएट करती है, इसलिए ये वन ऑफ द आजकल बोला जा रहा है कि इसको यूज करना है, प्रिफर्ड ट्रांसपोर्ट फ्यूल है ये, ठीक है। India's major gas reserves are found in the Mumbai High and Alid field along the west coast, which are supplemented by finds in the Cambay Basin. ये जगह बताई गई हैं कहाँ पे आपको मिलेगा क्या? मेजर गैस रिजर्व्स। तो मुंबई के आसपास के कुछ एरिया, ऐसे कुछ बेसिन्स हैं जहां पे आपको ये मिलेगा। ये आपका जो इसने बताया ये वेस्ट कोस्ट के रिलेटेड बताया। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ईस्ट कोस्ट। Along the east coast, new reserves of natural gas have been discovered in the Krishna Godavari basin. कृष्णा गोदावरी बेसिन के पास भी कई सारे नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिले हैं। The first 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर यानी HVJ
क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड बाय गेल इंडिया। तो इन्होंने बता दिया कि पहली जो मतलब पाइपलाइन डली है वो किसने डाली, गेल इंडिया ने। लिंक्ड, एक सेकंड रुकिए, हाँ, linked Mumbai high and basin gas field with various fertilizers, power and industrial complexes in western and northern India। कोई आपसे पूछने लग जाए कि भाई ये जो पहली इतनी बड़ी मतलब पाइपलाइन डली, ये कहाँ से कहाँ किसको कनेक्ट किया इसने, तो आप बता सकते हैं कि इसने मुंबई हाई बेसिन गैस फील्ड को कनेक्ट किया, जिसकी वजह से कई सारे पावर इंडस्ट्रियल चीजें आपस में कनेक्ट हुई। दिस आर्टरी प्रोवाइडेड इम्पिटस टू इंडियन गैस मार्केट डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पे क्या हुआ ना, कोई चीज आगे बढ़ती है तो मतलब हमें एकदम से बूस्ट मिल गया, इसकी वजह से वी आर लाइक अब हम थोड़ा सा हाँ आगे बढ़ रहे हैं। सो इंडियन गैस मार्केट डेवलपमेंट में काफी इससे फायदा हुआ। ओवरऑल इंडियाज गैस इंफ्रास्ट्रक्चर हैज एक्सपैंडेड ओवर 10 टाइम्स फ्रॉम 1700 किलोमीटर टू 18,500 किलोमीटर ऑफ क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस एंड इज एक्सपेक्टेड टू सून रीच ओवर 34,000 किलोमीटर। मतलब स्टार्टिंग हुई थी 1700 किलोमीटर से, जो गैस जिस तरह से फैल रही थी, जिस तरह से वो एक्सपेंड कर रहे थे हम उसको कि ट्रांसपोर्ट कर सके, यूज कर सके, लेकिन फिर उसके बाद उसको 18,500 किलोमीटर तक कर दिया और अब 34,000 किलोमीटर तक होने वाली है। हम सारे गैस सोर्सेज को लिंक कर रहे हैं एंड अलग अलग मार्केट्स जहाँ पे कंजम्पशन होता है उनको भी लिंक कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता ना गैस बना दी, गैस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे, क्योंकि वो तो गैसियस फॉर्म में कभी भी लीक हो सकती है। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दैट, और उसके साथ हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं ताकि वो यूज करी जा सके। ठीक है, नाउ इन दिस पर्टिकुलर पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हैज सच अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। आपने छोटी क्लासेस से पढ़ा है, 6th क्लास से यू आर स्टडिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, कि कितना जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी, कितने सारे फंक्शंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी परफॉर्म करती है। ठीक है, और कितना उसका कंजम्पशन हो रहा है, उससे हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट कितनी हो रही है किसी कंट्री में। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन 2 वेज। मतलब हम 2 तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। पहला तरीका है बाय रनिंग वाटर, जिसे बोल सकते हैं हाइड्रो पावर प्लांट या हाइड्रो टर्बाइन टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम लोग फ्यूल्स को बर्न कर सकते हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आपको पता ही होगा, अभी पढ़ा था हमने कि कोल का बड़ा यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। हमारे जो रिक्वायरमेंट है डेली लाइफ की इलेक्ट्रिसिटी की, वो कोल की वजह से पूरी होती है। ठीक है, so to drive turbines to produce thermal power, once generated the electricity is exactly the same। एक बार अगर जनरेट हो गई तो इलेक्ट्रिसिटी सेम ही रहती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर विच इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी से जो रिलेटेड है, वो बहुत तेज फ्लो करने वाले पानी से बनती है। ठीक है, विच इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, जो कि एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। इंडिया हैज अ नंबर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लाइक द भाखरा नंगल, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एंड कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो इंडिया में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, नंबर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, भाखरा नंगल हो गया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट हो गया, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डैम्स होते हैं। डैम्स पे पानी को स्टोर करके रखते हैं, तो जैसे ही फिर वो पानी को छोड़ते हैं, उसमें गेट्स जो खोलते हैं, तो पानी ऊपर से बहुत नीचे गिरता है बहुत हाई प्रेशर से, एंड उसकी वजह से टरबाइन लगे होते हैं नीचे जो मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को यूज करके। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी मतलब हमने कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को यूज किया। द थर्मल पावर स्टेशन यूज नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। देखो, एक जियोथर्मल होता है, जियोथर्मल इज डिफरेंट फ्रॉम थर्मल। थर्मल के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा जो मतलब ये तो हमारा कन्वेंशनल जो हमारा नॉन रिन्यूएबल है वो चल रहा है, लेकिन जियोथर्मल के लिए हम लोग अर्थ की हीट यूज करते हैं, वो थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ अब वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, the growing consumption of energy has resulted in the country becoming increasingly dependent on fossil fuel such as coal, oil and gas। सो जो कंट्री की ना मतलब ग्रोइंग कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है, क्योंकि देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एनर्जी की डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि पूरी कंट्री अब मतलब पूरी की पूरी कंट्री नाउ इट इज बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल।
तो पूरी कंट्री जब फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट हो गई है, कोल, ऑयल एंड गैस पे, तो इन पे प्रेशर भी पड़ेगा क्योंकि सारे लोग ही उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं. सो राइजिंग प्राइस ऑफ ऑयल एंड गैस एंड देयर पोटेंशियल शॉर्टेजेस हैव रेज्ड अनसर्टिनिटीज अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई इन फ्यूचर. इसने क्या बोला कि जो प्राइस बढ़ रहा है ऑयल एंड गैस का और जो शॉर्टेज हो रही है उसकी वजह से काफी अनसर्टिनिटी बढ़ रही है. उसकी वजह से मतलब श्योरेंस नहीं है कि किस तरह से हम लोग फ्यूचर में एनर्जी सप्लाई सिक्योर कर पाएंगे. मतलब अभी तो यूज कर रहे हैं लेकिन अगर ये सब खत्म हो गया तो फ्यूचर में कैसे हो पाएगा. विच इन टर्न हैज अ सीरियस रिपरकशंस ऑन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी. और ऑब्वियसली अगर फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स हो गई तो हमारी नेशन तो मतलब ठप ही हो जाएगा, कैसे कोई चीज ग्रो करेगी. Moreover, increasing use of fossil fuel also causes serious environmental problems. और अगर जितना ज्यादा हम fossil fuels यूज करते हैं ना उसकी वजह से environmental problems काफी ज्यादा होता है क्योंकि pollution बहुत फैलता है. ठीक है, उसकी वजह से pollution बहुत फैलता है. Hence, there is a pressing need to use renewable energy sources like solar energy, wind, tide, biomass and energy from waste material. इसीलिए यहाँ पे जरूरत है कि हम यूज करें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि धूप से बनने वाली एनर्जी, विंड, टाइड, बायोमास, ये सारी एनर्जी, और या फिर वेस्ट मटेरियल से हम लोग एनर्जी बनाएं. सो इनको हम लोग बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. एक तो कॉमन हो गए कोल, पेट्रोलियम, गैस, वो कन्वेंशनल में आ गए, ये सारे हमारे नॉन कन्वेंशनल के अंदर आ जाते हैं. प्लस नॉन कन्वेंशनल हमारे जो होते हैं वो रिन्यूएबल होते हैं, वापस हम उसको बना सकते हैं. कोल खत्म हो गया तो नहीं बना सकते दोबारा, लेकिन इसको बना सकते हैं. कोल बनेगा लेकिन वो इतने सालों बाद बनेगा, मिलियंस ऑफ ईयर का, मतलब आप समझ रहे हैं, तो हम उसको रिन्यूएबल की कैटेगरी में नहीं डालते हैं. इंडिया इज ब्लेस्ड विद एन अबेंडेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, विंड एंड बायोमास. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे खूब धूप है, पानी, हवा, बायोमास सब कुछ है. इट हैज द लार्जेस्ट प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. और ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स हैं जिससे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को भी डेवलप कर सके. सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले से, विच इज न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी. ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियर या फिर आपने एटॉमिक एनर्जी सुना होगा, उसमें क्या करते हैं, हम लोग एटम का स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करते हैं. जब ऐसे चेंजेस हम करते हैं कई सारी एनर्जी रिलीज होती है हीट की फॉर्म में, एंड उसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं. यूरेनियम एंड थोरियम विच आर अवेलेबल इन झारखंड एंड द अरावली रेंज ऑफ राजस्थान आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर. तो यूरेनियम, थोरियम जो कि अवेलेबल है झारखंड और अरावली रेंजेस में राजस्थान की, वो यूज होती है जनरेट करने में एटॉमिक या फिर न्यूक्लियर पावर को. ठीक है, तो मतलब देर आर डिफरेंट थिंग्स. उन एटम्स में चेंज करके हम लोग एटॉमिक एनर्जी को भी हार्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ आपके ऐसी चीजें हैं जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, ये सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने में, एटॉमिक या न्यूक्लियर पावर. सो मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला इज ऑल्सो रिच इन थोरियम. सो मोनाजाइट सैंड्स क्या होती है ना, ये वाली जो पर्टिकुलरली सैंड है ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट ओर है एक तरह से, किसके लिए, थोरियम, लैंथेनम और सीरियम के लिए. सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है इन द एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी आपने बहुत सुना भी होगा और अब तो काफी कॉमन हो गया है, लोग देख भी रहे हैं. सो सोलर एनर्जी, देखो इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, वहां पे काफी धूप आती है. यहाँ पे सोलर एनर्जी को हम बड़े आराम से टैप कर सकते हैं. ऐसी कोई कंट्री हो जहाँ पे धूप की प्रॉब्लम हो तो वहां तो अलग ही सीन है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी भरपूर है हमारे पास सोलर एनर्जी. फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी, यानी इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, सनलाइट को हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं. तो हम सोलर रेज या सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर. ठीक है, सोलर एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी. सोलर एनर्जी फास्ट है, बहुत पॉपुलर हो रही है आजकल रूरल एंड रिमोट एरियाज में, क्योंकि ऑब्वियसली पैसा भी बचता है. जैसे आप कहीं से भी सेल लो, बैटरी लो, कुछ भी चीजें लो, आपको इलेक्ट्रिसिटी लगानी पड़ती है. लेकिन जब आप सोलर एनर्जी लगा रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सेल्स होते हैं, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, ज्यादा कुछ कॉस्ट खर्च करे बिना. बस एक बार इंस्टॉलेशन का कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस का जो होता है वो अलग होता है, बट रेगुलर हमारी जो सोलर डिमांड है वो पूरी हो रही है. कुछ बिग सोलर पावर प्लांट्स आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. कई बड़े सोलर पावर प्लांट्स एस्टेब्लिश हुए हैं अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में, जो क्या करेंगे, लोगों का जो डिपेंडेंस है फायरवुड पे, ठीक है, किस बात पे, कि भाई हम लोग लकड़ियां जलाएं, डंग केक्स यानी गाय का जो गोबर होता है उसको यूज करें, उसको मिनिमाइज करेंगे. जिसकी वजह से क्या होगा ना, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन अच्छा होगा, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन बेटर होगा, एंड एडिक्वेट सप्लाई होगी मिन्योर एंड एग्रीकल्चर की. ठीक है, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मिन्योर इन एग्रीकल्चर, मतलब हम लोग प्रॉपर मिन्योर भी दे पाएंगे एग्रीकल्चर में, क्योंकि वो सारा इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो यूज होगा नहीं. उसके साथ साथ फायरवुड, डंग केक, इनको भी यूज कर पाए.
नाउ सोलर एनर्जी हमने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे विंड पावर यानी कि विंड एनर्जी। इंडिया हैज ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर। अगेन विंड पावर के लिए ना कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं कि हवा किस स्पीड से चल रही है, कितनी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग विंड पावर को हार्नेस करते हैं। तो इंडिया में काफी अच्छा पोटेंशियल है विंड पावर जनरेट करने का। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुराई। यानी बहुत बड़ा जो विंड फार्म है जहाँ पे काफी अच्छे से विंड एनर्जी हार्नेस होती है, वो लोकेटेड है तमिलनाडु से लेके नागरकोइल से लेके सॉरी इन तमिलनाडु नागरकोइल से लेके मदुराई तक। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, इन सब में इंपॉर्टेंट विंड फार्म्स हैं। नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन द कंट्री। तो इनफैक्ट जैसलमेर जो कि राजस्थान में है, ये भी काफी जाना जाता है यूज करने के लिए विंड एनर्जी, क्योंकि हवा चलती है वहां पे तेज, तो वो यूज हो जाता है। ठीक है। सो ये विंड फार्म शो कर रखा है नागरकोइल का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोगैस। बायोगैस का मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में ये भी होता है कि गोबर गैस। ठीक है। बायोगैस में श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल, ह्यूमन वेस्ट, सारी चीजों को यूज करते हैं बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन इन रूरल एरियाज। मतलब लोगों के कंजम्पशन में, रूरल एरियाज में लोग क्या करते हैं ना, क्योंकि वो फ्यूल वुड जलाते हैं, लकड़ियां जलाते हैं, उसको कम कर सकते हैं बायोगैस को यूज करके। Decomposition of organic matter yield gas which has higher thermal efficiency in comparison to kerosene, dung cake and charcoal। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। इसने बोला जो गैस बायोगैस होती है ना, इसकी हायर थर्मल एफिशिएंसी है। मतलब अगर आप 1 kg बायोगैस बर्न करते हो और 1 kg आप डंग केक बर्न करते हो, तो डंग केक पोल्यूशन ज्यादा फैलाएगा, लेकिन आपका जो बायोगैस है वो ज्यादा हीट देगा। सो ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू अदर्स। बायोगैस प्लांट्स आर सेट अप एट म्यूनिसिपल, कोऑपरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल। तो बायोगैस कई बार बड़े लेवल पे किसी एक पर्टिकुलर जिले के लिए, कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, कई बार कोई कोई इंडिविजुअली भी सेटअप करवा देता है। द प्लांट्स यूजिंग कैटल डंग आर नोन एज गोबर गैस प्लांट्स इन रूरल इंडिया। वो प्लांट्स जिसमें कैटल डंग को यूज किया जाता है बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको गोबर गैस प्लांट बोलते हैं रूरल इंडिया में। ठीक है। These provide twin benefit to the farmers in the form of energy and improved quality of manure। तो इससे क्या होता है, 2 फायदे होते हैं। एक तो उनको एनर्जी के लिए एक अच्छा सोर्स मिल गया, प्लस उनकी जो क्वालिटी है मेन्योर की वो भी बेटर हो गई। बायोगैस इज बाय फार द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कैटल डंग। अभी तक सबसे अच्छा जो यूज किया गया है बायोगैस, वो बेस्ट है, कैटल डंग का यूज किया गया है। It improves the quality of manure and also prevent the loss of trees and manure due to burning of fuel wood and cow dung case। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। इसकी वजह से क्या होता है ना, क्वालिटी अच्छी होती है मेन्योर की। तो बायोगैस क्या करता है, मेन्योर की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, ट्रीज को लॉस होने से बचाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लोग पहले मेन्योर उनको नहीं मिल रहा था वो भी मिल जाता है। ठीक है। सो लॉस ऑफ ट्रीज एंड मेन्योर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल वुड, तो वो जो पहले हो रहा था अब वो नहीं हो रहा है, क्योंकि अब लोग उसको ध्यान से यूज कर रहे हैं, उससे एनर्जी हार्नेस कर। ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइडल एनर्जी। 2 पार्ट बचे हैं एनर्जी में, नॉन कन्वेंशनल में। टाइडल एनर्जी में होता है कि देखो आपको पता है टाइड्स आती हैं, ठीक है, हाई टाइड्स, लो टाइड्स आपने सुना ही है, किसी भी सी के आसपास या फिर ओशियनिक टाइड्स। तो वहां पे क्या होता है, उसको भी यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। दे कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ड अक्रॉस इनलेट। देखो होता क्या है ना, कई बार बहुत हाई टाइड आती है, ठीक है, ऐसे टाइम पे ना नीचे हमारे ना फ्लड गेट्स बने होते हैं। तो जब हाई टाइड पानी आता है, क्योंकि हाई टाइड में ज्यादा पानी आएगा, तो वो इनलेट में भर जाता है और वो अंदर क्लोज हो जाता है। मतलब वो पानी ट्रैप कर लेते हैं उस गेट से, उसको बंद करके पानी को ट्रैप कर लेते हैं। जब टाइड वापस चली जाती है, उस फ्लड गेट से बाहर चली जाती है, वो जो वाटर हमने रोका था पहले जब हाई टाइड आई थी, तब उस पानी को जो रोका था वो वापस चला जाता है सी में थ्रू अ पाइप, जो उसको एक पावर जनरेटिंग टरबाइन से कैरी करती है। तो इसके थ्रू टाइडल एनर्जी को हार्नेस कर लेते हैं। अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा आप किसी वीडियो को ना देख के भी समझ सकते हो, क्योंकि ऐसे अगर आप सुनोगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, बट अगर आप किसी वीडियो को फंक्शनिंग देख लोगे ना तो आप समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, इनलेट गेट कौन सा है, किस तरह से पानी जा रहा है। बिकॉज मैं रीडिंग करा रही हूँ तो मैं वो चीज अभी शो नहीं कर सकती हूँ। In India, the Gulf of Kambat, the Gulf of Kutch and the Gujarat on the western coast and Gangetic Delta in Sundarban regions of West Bengal provide ideal condition for utilizing tidal energy। तो एरिया भी बता दिए कहाँ पे टाइडल एनर्जी है और कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जियोथर्मल एनर्जी। इससे पहले हम लोगों ने थर्मल एनर्जी पढ़ा था, अब हम लोग जियोथर्मल एनर्जी पढ़ रहे हैं।
जियोथर्मल एनर्जी का मतलब है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमको पता है कि भाई हीट जो है अर्थ के अंदर से काफी ज्यादा निकलती है, ठीक है, वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट। तो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है अर्थ के अंदर से, वो क्या हो रहा है, हीट हम अर्थ के इंटीरियर ऑफ द, सॉरी जस्ट गिव मी 1 मिनट, हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ से हीट यूज कर रहे हैं। जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज द अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली हॉटर विद इंक्रीजिंग डेप्थ। जितना आप अर्थ के नीचे जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे, क्योंकि पता है ना ऊपर क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है, तो जितना आप नीचे जाओगे आपको गर्मी ज्यादा फील होगी, क्योंकि पानी वहां पे ना मतलब जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहता है। वेयर द जियोथर्मल ग्रेडियंट इज हाई, हाई टेम्परेचर आर फाउंड एट शैलो डेप्थ। तो इसने क्या बोला, कुछ कुछ जगह पे ना हाई टेम्परेचर मिल जाता है, बहुत ज्यादा गहराई में जाए बिना, बट मिल जाता है थोड़ा कम गहराई में, ठीक है। सो ग्राउंड वाटर इन सच एरिया एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रॉक्स एंड बिकम हॉट। यहाँ पे क्यों हॉट मिल गया हमको, क्योंकि यहाँ पे जो गर्म पानी, जो अंडरग्राउंड वाटर है ना, वो आसपास की रॉक से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। नीचे जाते जाएंगे तो हीट बढ़ती है, लेकिन किसी किसी एरिया में कम गहराई में भी ग्राउंड वाटर आसपास के रॉक से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और हॉट हो जाता है। ये इतना हॉट होता है कि व्हेन इट राइजेस टू द अर्थ सरफेस इट टर्न्स इनटू अ स्टीम। इतना हॉट हो जाता है कि बाद में ये एक स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। दिस स्टीम इज यूज्ड टू डिराइव टर्बाइन्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फिर यही स्टीम जो बनी है इस अर्थ की हीट से, उसको यूज करते हैं टर्बाइन एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, मतलब टर्बाइन को घुमाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए। कई सारे 100 हॉट स्प्रिंग्स हैं इंडिया में, और भी कंट्रीज में बहुत सारे हैं, बट देर आर सेवरल 100 हॉट स्प्रिंग्स इन इंडिया जहां पे गर्म पानी से हीट बनती है, जो यूज हो सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। टू एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन सेटअप इन इंडिया टू हार्नेस जियोथर्मल एनर्जी। ऐसे सेटअप्स प्रोजेक्ट भी हमने बनाए हैं जिससे हम लोग जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस कर सके, बना सके। वन इज लोकेटेड इन द पार्वती वैली नियर मणिकर्ण एंड हिमाचल प्रदेश, एंड द अदर इज लोकेटेड इन द पूगा वैली लद्दाख। तो एक आपका लोकेटेड है पार्वती वैली में और मणिकर्ण के पास, और एक आपका लोकेटेड है पूगा वैली में लद्दाख के पास, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस करने के पॉइंट्स, ये नाम दे दिया है। नाउ लास्ट पॉइंट है, बहुत इजी है, इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। एनर्जी बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। आप ये नहीं कह सकते हो हम एनर्जी यूज नहीं करेंगे। किसी भी देश को, किसी भी कंट्री, किसी भी जगह को चलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक, सबको एनर्जी की जरूरत है। The economic development plans implemented since independence necessarily required increasing amount of energy to remain operational. कई ऐसे प्लान्स हैं जो बनाए गए हैं आज़ादी के बाद, और वो हमारे कुछ मतलब इंडिपेंडेंस से, आज़ादी से, जो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए ही। हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि एनर्जी यूज नहीं करेंगे, सारी हमारी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। As a result, consumption of energy in all form has been steadily rising all over the country. तो ये तो हमको पता ही है, पॉपुलेशन भी राइज कर रही है, एनर्जी की डिमांड भी राइज कर रही है। In this background, there is an urgent need to develop a sustainable. So what we should do? बहुत जरूरत है सस्टेनेबल पाथ चूज करने की। सस्टेनेबल पाथ का मतलब हो गया आप इस तरह से एनर्जी को यूज करो कि फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखा जाए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचे। प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर द ट्विन प्लैंक्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। इसने क्या बोल दिया, इसने ये बोला है कि प्रमोशन होना एनर्जी कंजर्वेशन का एंड इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड आर द ट्विन प्लैंक्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि सस्टेनेबल एनर्जी है, तो सबसे पहली बात है एनर्जी को बचाने को लेके भी हमें प्रमोट करना है, और दूसरी चीज लोगों को एनकरेज करना है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यूज करें, कोल वगैरह पे डिपेंडेंसी हटा के सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनकी तरफ जाएं। तो दो पिलर हो गए ये, पहले तो एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस करो, दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज करो। ये दो इंपॉर्टेंट ढांचे हैं किसी भी सस्टेनेबल एनर्जी के, दो पिलर हैं। इंडिया इज प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब अभी तक हम ऐसे नहीं है कि बहुत हमारे पे पूरी एनर्जी है, हम उससे जूझ रहे हैं कि पावर कट है, एनर्जी नहीं है। वी हैव टू अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ अवर लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। हमें बहुत जरूरत है ये ध्यान देने की कि हम ढंग से यूज करें, सोच के यूज करें, लिमिटेड अमाउंट में यूज करें। एज कंसर्न सिटीजन वी कैन डू अवर बिट बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब आप बोलोगे कि हम क्या कर सकते हैं, कई बार पॉसिबिलिटी होती है कि हम व्हीकल्स शेयर कर सकें,
ठीक है, लोगों के साथ। तो हम लोग एक जना एक स्कूटर, एक जना एक कार ऐसे लेके जाएगा, उससे अच्छा अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा काफी पेट्रोल और एनर्जी बचती है। ठीक है, इंडिविजुअल व्हीकल्स की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करे जा सकते हैं। स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज, अगर आपकी बिजली काम नहीं आ रही है तो बंद कर दीजिए। पावर सेविंग डिवाइसेस यूज करने चाहिए। एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अगेन टाइडल, जियोथर्मल, सोलर, विंड, सारी चीजों को यूज करना चाहिए। आफ्टर ऑल एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस, जो एनर्जी बचाई एक तरह से वो आपने प्रोड्यूस ही कर। ठीक है, सो दैट वाज इट। हमने पार्ट 3 में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, माइनिंग के जो हिजार्ड्स होते हैं वो सारी चीजें पढ़ ली, टाइप्स ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लिया। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं 10th में साइंस और सोशल स्टडीज के टॉपिक मोस्टली कवर करती हूँ। इसके अलावा आप चैनल के नीचे जो चैनल पे जाके जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है वहां पे 10th साइंस और 10th सोशल स्टडीज को चेक कर सकते हैं, आपको काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप उसके साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, वहां पे कई सारे लिंक्स हैं जो मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट के डाले हुए हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।